गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 14 जून और मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि मैं बनाने वाला हूँ आरबीएल बैंक के ऊपर। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर आप आरबीएल बैंक के ऊपर कोई एक वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो चलिए मैं आपको अपना आरबीएल बैंक के ऊपर एक व्यू देना चाहूँगा। देखिए ये सिर्फ एक मेरा व्यक्तिगत व्यू है। आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है या आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखिए मैं आज सिर्फ आपको अपना व्यू देने वाला हूँ। आपको उसको किस तरीके से लेना है वो आप समझ सकते हैं अच्छे से। मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा और मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी बात सुनने के बाद अपना भी एक एनालिसिस ज़रूर करें चीज़ों को लेकर, जहाँ पर आपने अपने अपने बहुत कीमती पैसे लगाने हैं। तो सिर्फ मेरी बातों को सुनकर ही आप अपना कोई डिसीजन ना लें, आप अपना व्यक्तिगत राय ज़रूर बनाएं और तभी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करें। देखिए जब आरबीएल बैंक अभी रिसेंटली बंद हुआ फ्राइडे को, तो ये 168 रुपीज़ 60 पैसे पे बंद हुआ। और इसने जो हाई लगाया था वो 170 रुपये का था। जो इसने लो लगाया वो 147.15 का था। देखिए ये लो तो लगना था क्योंकि सारी बैंकिंग नीचे गिरी थी, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लो तो बनता ही था। ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं वीडियो में। अब देखिए आप सोचेंगे कि आज वीडियो का जो सिनारियो, आज आज सर ये कैसी मतलब बात करने लगे हैं, अभी आप सीधा सर आप शेयर होल्डर्स पे आ गए। देखिए मैं शेयर होल्डर पे इस करके आ रहा हूँ क्योंकि आप भी इस पैटर्न में ज़रूर सुनते होंगे कि सर इसमें तो 41% के करीब जो हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा है, फॉरेन होल्डिंग है इसमें। ठीक है जी। ये मैंने चार्ट आपके लिए स्पेशली ये लगाया है कि यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये 41% के करीब है, तो मैंने कहा इसको कंफर्म ही कर लेते हैं कि यहाँ पर एफ का इतना एक्चुअली में पैसा, तो मैं देख रहा था एफ का यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का ऑलमोस्ट 25% के करीब यहाँ पर वो पैसा लगा के बैठे हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स का जो यहाँ पर है वो 14.5% का पैसा लगा के बैठे हैं। म्यूचुअल फंड्स को देख रहा था, पेंशन फंड्स को देख रहा था, तो मतलब मुझे यहाँ पर और अच्छी अमाउंट मिली, वो 27% का करीब पैसा लगा के बैठे हैं। एनआरआईज़ की भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो अच्छी खासी 22.7% है। तो पैसा जो यहाँ पर है काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। तो आप क्या मापदंड रखते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि जब आपको कोई शेयर बाय करना है तो आपको ये देखना है कि वहाँ पर बड़ा पैसा कितना लगा है। लाइक ये जो म्यूचुअल हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, या यहाँ पर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, कि बड़ा पैसा है, बाहर का पैसा, अच्छा पैसा होगा, इनको ज़्यादा समझ होगी, अपने पैसे को लगा रहे हैं। तो ये गलत नहीं है आपकी सोच, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। बट कुछ पॉइंट्स जो हैं, जब मैं इसको सोच रहा था कि मुझे आपके सामने रखना चाहिए, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आराम से कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए जब मैं इसकी अभी रीसेंट की एक यहाँ पे सीधा चार्ट्स पे लेके आता हूँ, ये रीसेंट की एक बढ़त देख रहा था। तो जब मैंने ये बढ़त देखी तो इसने यहाँ पर अपना 100 रुपये के करीब का कहीं लो बनाया था, उससे इसने काफ़ी अच्छी यहाँ पर तेज़ी दी, तो अभी हम 168 के करीब ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि सर ये तो शेयर एक टाइम पर 700 रुपये का होता था, तो ये जो रेट है वो 2019 के करीब मेरे ख्याल से इसी टाइम के करीब का ही रेट होगा, जून जून के करीब का रेट होगा। तो ऑलमोस्ट एक साल पहले ये इस भाव पे था 700 का। ये गिरते 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 ये नीचे आता चला गया, यहाँ तक आता चला गया। ठीक है। तो आज हम गिरते गिरते मार्केट में हम इसको यहाँ तक लेके आए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आप भी थोड़ी अपनी स्टडी करें, उस टाइम पर 24% के करीब एफ का पैसा था, जो कि बढ़कर 41.6%, हमने अभी देखा ना 41% के करीब हो गया। ये पैसा बढ़ा रहे हैं, शेयर नीचे गिर रहा है। देखा कभी ऐसा आपने कि एफ पैसा लगाएंगे और शेयर नीचे गिरेगा? और अगर ये शेयर नीचे गिर रहा है तो आपको क्या लगता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या टेक्निकली काम करते हैं? नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। क्या यहाँ पर बैंक के कहीं फंडामेंटल में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं आ रहे? अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो ये पैसा दिख रहा होगा ना कि यहाँ पर नहीं बन सकता, ये वैल्यूएशन कैसे ऊपर चलेगी। देखिए इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जब ये शेयर आया और किस तरीके से तेज़ी हुई, तो मैं इसके ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। वो स्टोरी इस तरीके से है कि एक गांव था। ये स्टोरी आप लोगों में से कईयों ने बहुत सुनी भी होगी। एक गांव था, उस गांव में एक बाहर से एक बंदा आता है और वो बोलता है कि जी मुझे ना यहाँ पर जितने भी बंदर हैं वो बंदर दे दो आप मुझे। मुझे ना यहाँ पर अभी वापस जाना है शहर और मुझे बंदरों की बहुत ज़रूरत है, तो आप जितने बंदर मुझे दोगे मैं उसके पीछे आपको 10 रुपये दे दूंगा।
तो गांव वाले कहते हैं कि अच्छा काम है, तो वो उसको बंदर ढूंढ के देते हैं, वो 10 रुपये देता है, बंदर लेके चला जाता है। 1 महीने बाद फिर आता है और कहता है देखिए मुझे ना और बंदरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या आप मेरे को और थोड़े बंदर दे सकते हैं, इस बार मैं आपको 30 रुपये दूंगा। गांव वाले बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं अरे काम ही बहुत बढ़िया है। वो फिर से जंगल में जाते हैं, बंदरों को ढूंढते हैं, जहां से भी ढूंढ के लेके आते हैं उनको लाके उसको देते हैं, 30 रुपये वो उनको देता है, बंदर लेके चला जाता है। ऐसे ही ये करते 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 2 4 5 महीने बीतते हैं और वो बंदर ही बंदर वो इकट्ठे करता चला जाता है, और जो वो रेट देता है उसका, वो 30 से 50, 50 से 70, 70 से 100, 100 से 200 हो जाता है। तो यहाँ पे गाँव वाले बड़े खुश होते हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब वो फिर से आता है और वहां पर आके बोलता है कि इस बार मैं इसका भाव अब 400 रुपये दूंगा एक बंदर का, तो आप मुझे बंदर दो। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लोग पूछते हैं कि सर आप इतना पैसा, आप इतने बंदर के, आप बंदर पे बंदर खरीदे जा रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं इनका। वो कहता है हम ना इसके बालों से एक मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके बहुत करीब हैं, तो आप मुझे बंदर दो, मुझे मुझे वो बंदर चाहिए। तो वो बंदर ढूंढ के देते हैं। वो कहता चलो ऐसा करते हैं, अगर आपके पास अभी बंदर नहीं है तो मैं 1 महीने बाद आऊँगा, तो मैं आपको 400 रुपये दूंगा एक बंदर का, तो आप बंदर ढूंढ के रखना। वो चला जाता है। तो 10 15 दिन बाद वहाँ पर कुछ लोग बाहर से आते हैं, 2 3 4 लोग आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे जो खुद के वहाँ पे विलेजर्स हैं आपस में वो बात कर रहे होते हैं कि यार बंदर कहाँ से ढूंढे, क्या करे क्या करे क्या करे। तो ये जाके उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हो। वो कहते हैं यार हमें बंदर नहीं मिल रहे, हमें बंदरों की बड़ी ज़रूरत है। तो वो कहता हमारे पास पड़े हैं, आप हमसे ले लो। वो कहता अच्छा आपके पास पड़े, आप कितने में दोगे। कहता आप कितने पैसे दोगे। वो विलेजर से पूछते हैं आप कितना पैसा दोगे। वो कहते हैं हम आपको ये बंदर जो है हम 200 रुपये दे देंगे। अब उनको दिख रहा था कि उनको आगे से कितने पैसे मिलने वाले, उनको आगे से वादा किया गया था 400 रुपये का, उनको दिख रहा था 200 रुपये का मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जितने भी आपके पास बंदर है आप समय दे दो। अब इसके पीछे वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ज़मीनें बेच दी, घर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और उन्होंने वहाँ पर उनसे सारे बंदर रख लिए। अब आप मुझे खुद बताइए कि 1 महीने बाद वहाँ पर क्या हुआ होगा। वहाँ पर ये हुआ होगा कि उस विलेज में सिर्फ बंदर ही बंदर होंगे, और वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आया जिसने उसको खरीदना था, उसको खरीदना था। तो यहाँ पर क्या होता है, अब आपको मैं चीज़ें बहुत क्लैरिटी से आगे से बोलना नहीं चाहता, बट आप मुझे बताइए इस शेर को देख के आपको क्या लगता है। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या एग्जैक्टली में, एग्जैक्टली क्या हुआ आपको पता लग रहा है। बड़ा पैसा इस पैसे को घुमा कर चला गया। अब आप क्या रह गया इसमें, अभी क्या हो रहा है ना इस घर में क्या हो रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बंदे ने अपनी रेडी लगाई और कुलचे छोले की या किसी भी चीज़ के पैसे, सोच लें कि जिसने रेडी लगाई और अब वो लगा के खड़ा हो गया, उसके पास एक भी बंदा नहीं आ रहा, एक भी बंदा नहीं आ रहा। तो उसका 1 2 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं ऐसे, उसके पास कोई बंदा ही नहीं आता खाने के लिए। तो उसका बेटा छोटा बच्चा उसको कहता है कि पापा अपना एक काम करो, मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ। वो कहता है चुप रहे, तू मुझे क्या सजेशन देगा काम के ऊपर। अब देखो कई बार बच्चे ना सही सजेशन भी देते हैं। तो वो कहता मेरी बात तो सुन लो, करना ही नहीं करना वो आप देख लेना। तो कहता अच्छा चल बोल। कहता ऐसा करो अपने ही 4 5 लोग ना यहाँ पे खड़े कर दो, अपने बायर बना के यहाँ पे 4 5 लोग खड़े कर दो, और यहाँ पर तेज़ी दिखा दो कि यहाँ पर बहुत पता नहीं यहाँ पर क्या अलग सा हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी, यहाँ पर खाने की बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, बहुत कुछ अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। तो जैसे ही वो उसने कहा अच्छा, कहता है यार काम करके देख लेते हैं, नुकसान क्या है इसमें। उसने वहाँ पर लोगों को खड़ा कर दिया अपने। अब जैसे ही उसने अपने लोगों को खड़ा किया तो और लोग अट्रैक्ट हो गए वहाँ पे कि यार यहाँ पे तो चीज़ अच्छी मिल रही होगी। अब वो 4 लोग वहाँ से निकल गए जो उसने खड़े किए थे अपने, और 4 लोग आ गए। अब जैसे ही वो 4 लोग हटे उसने फिर से अपने 4 लोग लगा दिए, फिर वो 4 लोग लगे, फिर 4 लोग नहीं आ गए। ऐसे ही करते 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 उसने अपना बिजनेस चला दिया, एक पॉइंट पे ऊपर ले गया। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है स्टॉक में अभी कि एकदम से जो यहाँ पर तेज़ी आप देख रहे हो, ये मतलब कैसी तेज़ी है। मैं आपको फाइनेंशियल से कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर 7 मई को यहाँ पर बैंक अपने फाइनेंशियल्स का रिकॉर्ड देता है, ठीक है जी। अब मैं आपको फाइनेंशियल्स पढ़ के सुनाने वाला हूँ। ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने बीएससी इंडिया की साइट पे जाके इनके फाइनेंशियल्स निकाले। देखिए बैंक बताता है कि उसका जो टोटल रेवेन्यू है क्वार्टर का, वो 1522 करोड़ आया, और ये अप कितना हुआ है 33% ईयर ऑन ईयर। मतलब 31 मार्च 2020 का कंपैरिजन हुआ 31 मार्च 2019 से। ईयर ऑन ईयर जो ये है, ये कितना बढ़ गया आपका, ये बढ़ गया जी 33% के करीब, जो ये बताते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया जी हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्वार्टर का, वो 765 करोड़ आया।
ये कितना बढ़ गया ईयर ऑन ईयर? 37%। आपको ये फिगर बहुत अच्छी लग रही होगी ना, सारी पॉजिटिव फिगर्स हैं। उसके बाद अगर आप टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो ये यहाँ पर बोलते हैं जी 5,540 करोड़ का रेवेन्यू आया हमारा, और 39% के करीब जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई। अब आपको ये तो पता ही होगा ना, बैंक को रेवेन्यू कहाँ से आता है? बैंक को रेवेन्यू जनरेट होता है इंटरेस्ट इनकम से, ठीक है ना। बैंक की इनकम इज इंटरेस्ट इनकम, जो लोन बांटते हैं उससे इंटरेस्ट इनकम बैंक को आती है। उसके बाद अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो वो बताते हैं यहाँ पर हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत अच्छे से बढ़े हैं, वो बताते हैं हमारी इधर इनकम्स बहुत अच्छे से बढ़ी हैं। बैलेंस शीट के ऊपर बल्ले बल्ले करा के रखी है हमने, बहुत अच्छी है जी हमारी। मैं कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जब भी आप कभी भी बैलेंस शीट ओपन करें ना, तो प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको नोट्स में एक पॉइंट पढ़ाना चाहता हूँ जो मुझे इसमें डिस्टर्ब करके गया। आपको अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो आप भी ज़रा प्लीज़ इसको खोलिएगा, समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये बताते हैं, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम। द रिजल्ट ऑफ द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च आर अराइव्ड आफ्टर कंसिडरिंग प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपोजर टू एंटिटीज विद अनहेज्ड। अनहेज्ड का मतलब समझते हैं? हेज्ड वो होती है जैसे आपको कोई मैंने पैसा दिया तो उसके अगेंस्ट मैंने प्रॉपर्टी रखी। अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स, भाई साहब अनहेज्ड है ये, फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स इन्होंने लेके रखे हैं जो कि इन्होंने अनहेज्ड छोड़े हैं, ठीक है जी। उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसके ऊपर इन्होंने प्रोविजंस बनाए होंगे। डेप्रिसिएशन बताई है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट्स पे डाली है अपनी जहाँ पर भी। और इनकम टैक्स और अदर रिलेटेड इन्होंने बताए हैं कि नेसेसरी प्रोविजंस हमको करने पड़े। ये नेसेसरी प्रोविजंस तो आपको यहाँ पर अभी समझ में आ रहे होंगे वो कैसे आए, वो कोविड-19 के करके इनको चलते आए होंगे, जहाँ पर आपको अगर बैंक को मॉरेटोरियम देना था, ये बताते हैं कि इन्होंने फरवरी से लेके मई तक के लोन्स पे मॉरेटोरियम 3 महीने का दिया है, और ये इसी चीज़ को अच्छे से बताते भी हैं। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ आगे दिखाना चाहूँगा, वो स्ट्रेस वाला पॉइंट भूलिएगा मत। अब मैं आपको एक आगे चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर बैंक की मुझे क्रेडिबिलिटी या बैंक की एक स्ट्रेंथ देखनी हो तो वो मुझे कहाँ से पता चलती है? वो मुझे पता लगती है कि उसके क्या ग्रॉस एनपीए तो नहीं बढ़ गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसके क्या ग्रॉस एनपीए तो नहीं बढ़ गए यहाँ पर? क्या उसके यहाँ पर नेट परफॉर्मिंग एसेट्स तो नहीं बढ़ गए यहाँ पर? तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर? आप मुझे बताइए। चलिए मैं आपके साथ ही इसको यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर मेरे साथ चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रॉस एनपीए बैंक्स के कितने दिख रहे हैं? ग्रॉस एनपीए यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर का, ये फोर्थ का 31 मार्च का निकालेंगे तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए निकल के आ रहे हैं 3.62%। और अगर आप इसका सेम क्वार्टर का लास्ट ईयर का देखेंगे तो ये सिर्फ था 1.138%। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये जो पूरी अमाउंट है ये 1.62% है, और फाइनेंशियल ईयर 19 में पूरे साल का 1.38%। ये बढ़ गया ना यहाँ पे ग्रॉस एनपीए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ग्रॉस एनपीए वो एनपीए हैं जो कि बैड डेट्स हो चुके हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिनकी रिकवरेबिलिटी अभी नहीं है, नॉन बैड डेट्स हो चुके हैं। अब इसके पीछे बैंक ने इसके बाद क्या किया? अब आपको ये पता होगा यहाँ पे जी नेट एनपीए होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नेट एनपीए का सिस्टम नहीं पता होगा। मैं नेट एनपीए बता देता हूँ आपको क्या होते हैं। ये हम यहाँ पर आए हैं 2.05% मार्च के, जो इन्होंने रिजल्ट दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 20 के उसमें। और ये अगर आप उससे पिछले साल सेम क्वार्टर 31 मार्च का देखेंगे तो ये सिर्फ 0.70 थे भाई साहब। 1.30% बढ़ चुके हैं, ये बढ़ गया। अब इसमें बड़ा क्या है? मैं आपको बड़ा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर बैंक का ग्रॉस एनपीए था 3.62, ये था ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए आया 2.05। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर बैंक ने जो प्रोविजंस करी हैं वो बैंक ने करी है 1.57% की। अब मेरी बात समझ रहे हैं? इसके ऊपर प्रोविजंस करी हैं, इसकी तो उन्होंने प्रोविजनिंग भी नहीं करी है। ये जो 2.05% है ना, इसकी तो उन्होंने इस साल जो भी आपको प्रोविजंस की अमाउंट दिखाई है कि हमने इतना पैसा प्रोविजंस में डाला है, जिसके करके हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नीचे चला गया है। आप मुझे एक बात बताएंगे कि अगर नेट प्रॉफिट अगर किसी भी बैंक का नीचे जाता है तो क्यों आप लोग उसको एक साइड पे करके अभी ये देखना चाहते हैं कि प्रॉफिट तो रेवेन्यू से तो बहुत अच्छा जनरेट हुआ, ये तो आने वाले समय में बैड डेट्स रिकवर हो जाएंगे। आपको सिचुएशन ऐसी लग रही है अभी इंडिया में कि ये रिकवर हो सकते हैं आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल में? जो अभी इस टाइम एसएमएसीज का हाल है, यहाँ पर छोटे व्यापारियों का हाल है, आपको लग रहा है
कि बड़े व्यापारियों का भी इवन क्या हाल है यहाँ पर, और ये बैंक्स ने किस क्रेडिबिलिटी पर वो लोन दिए होंगे। हम बात कर रहे हैं, अगर आप बात करोगे ना मेरे साथ HDFC की तो मुझे समझ में भी आएगा, आप बात करोगे मेरे साथ ICICI की तो मुझे समझ में भी आएगा कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है जब ये लोन्स बांटते हैं। आप अनहेज्ड लोन्स दे रहे हो, मैंने आपको पढ़ाया है ना, अनहेज्ड लोन्स दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, वैल्यूएशन यहाँ पर ऐसी आ जाएगी? वैल्यूएशन इतनी जल्दी नहीं आती। मैं आपको एक और पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, आपको मैं यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ। देखिए यहाँ पर डिपॉजिट, देखिए बैंक के डिपॉजिट, बैंक ने यहाँ पर बताया उनका 1% से कम हो गया है। अगर बैंक का डिपॉजिट 1% से कम हो गया भाई साहब, और अगर आप बैंक्स की बोरविंग्स देखोगे कि जो वो बाहर से पैसा ले रहे हैं, बोरविंग्स देखोगे वो कितना नंबर बढ़ गया, वो दिख रहा है आपको? ये नंबर दिख रहा है आपको? ये लैक्स में है नंबर, ये नंबर आप देखेंगे तो कितना ह्यूज नंबर है जो ये बढ़ गया है यहाँ पर। इसका जो जंप है ये कहीं पे भी नहीं दिखाया जा रहा। ये जंप आपको मैं बताता हूँ कितना, ये कितने प्रतिशत है, ऑलमोस्ट 40% के करीब आपका बोरविंग्स बढ़ गई है बाहर से। तो आप बाहर से जो लोन उठा रहे हैं, अमाउंट उठा रहे हैं, उसके ऊपर तो पहले आप हायर इंटरेस्ट दे रहे होंगे, और जब आप हायर इंटरेस्ट दे रहे होंगे तो जब आप आगे लोन बांटेंगे तो वो भी हायर इंटरेस्ट पे बांटेंगे, तो उसकी रिकवरेबिलिटी पे कितना बड़ा असर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उसकी रिकवरेबिलिटी पे कितना बड़ा असर आएगा। और जब भी कोई बैंक अपना NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर प्रोविजंस बनाने की बात करता है, जब पैसा साइड पे करता है तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में से निकाल के साइड कर रहा है। बैंक आगे पैसा लेंड कैसे करेगा? अगर उसके पास पैसा होगा तो लेंड करेगा ना। तो ऐसे तो अगर आप बैड डेट्स वो डालते जाएंगे और प्रोविजंस उसके क्रिएट करते जाएंगे तो पैसा लेंड करने के लिए, आगे देने के लिए नहीं होगा। जब आगे पैसा देने के लिए नहीं होगा तो बैंक इनकम कमाएगा कैसे? आप आने वाले फ्यूचर में सोचिए। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, तभी आप किसी बैंक में पैसा लगाइए। देखिए मैं आपको यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूँ, एक और जगह, प्रोविजंस राइट ऑफ फॉर नॉन प्रोविजंस जो बनाए, और राइट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग NPAs। आप ये अमाउंट देख रहे हैं जरा कितनी बड़ी है भाई साहब, ये लैक्स में है। ये अमाउंट दिख रही है आपको? ये वाली जो मैंने मार्क कर दी थी अभी, मैं यहाँ पे छोटा सा आपको दिखाता हूँ, ये वाली अमाउंट, ये अमाउंट दिख रही है आपको? ये अमाउंट है फाइनेंशियल ईयर 19 की, ये अमाउंट है फाइनेंशियल ईयर 20 की। ये अमाउंट कितने गुना बढ़ी आप ये देख रहे हैं? कितने गुना, कितने परसेंट है? इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बात कर रहा अभी? क्यों? क्योंकि वो भी बोलेंगे सर हमने प्रोविजंस बना के रखे हैं। सर बैंक प्रोविजंस बनाएगा इतने तो पैसा कैसे लैंड करेगा आगे? देखिए यहाँ पर आपका एक नॉर्मल व्यू हो सकता है कि यहाँ पर टेक्निकली देखिए आप, ये ओवरसोल्ड जोन में था ये स्टॉक, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये ओवरसोल्ड जोन है। ये ओवरसोल्ड जोन से यहाँ से अगर एक बाउंस दे भी देगा तो वो एक टेक्निकल बाउंस माना जाएगा। इसको, इस टेक्निकल बाउंस से ऊपर निकलने के लिए मैं आपको बता दूं एक लेवल, जो लेवल यहाँ पर आके रुकेगा ना, वो 250 रुपये से ऊपर की तेजी होगी। मैं आपको बता दूं 250 भी नहीं है, 254 प्रिसाइसली। ये लेवल जब इस चीज से ऊपर निकलेगा, ये यहाँ पर ये जो डाउन यहाँ पर एक आपकी एक लाइन चल रही है, इसको इस ब्रेक करेगा, यहाँ पर ये लेवल से ऊपर जाएगा तो कहीं आप सोचना कि यहाँ पर तेजी आ सकती है। अदरवाइज तो मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ पर अभी तेजी आ सकती है इस स्टॉक में। तो आपका यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू हो सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू आप कैसे बनाओगे इन सब चीज़ों को देख के? और उसके बाद एक और मेरी बात समझिए, अप्रैल मई जून कहाँ हो रहा है धंधा? पूरे इंडिया में कहीं बिजनेस नहीं हो पा रहा अच्छे से। कैसे ये रिकवर करेंगे अपने लोन्स को? कैसे लोगों के फाइनेंशियल इनकी सारी चीज़ें ठीक होंगी? वहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स जिनके पास ऑलरेडी एसेट्स पे इतना ज़्यादा पैसा है, वो नहीं अभी अपने आप को ऊपर लेके आ पा रहे। ये आप कैसे रिकवरी इसमें सोचते हैं? तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, या शॉर्ट टर्म व्यू मेरे से, मेरा कोई व्यू नहीं है स्टॉक में। अगर मुझे 168 रुपीज़ पर इस पे पैसे लगाने हैं तो मैं अपने पोर्टफोलियो का 5% SBI को क्यों ना दूं? मुझे बताइए, अगर मुझे बैंक ही चुनना है तो मैं इंडिया का सरकारी बैंक, सबसे बड़ा बैंक क्यों ना चुनूं? मुझे अगर यहाँ पर 1000 क्वांटिटी उठानी थी, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर ICICI बैंक में 500 क्वांटिटी क्यों ना उठा लूँ? आधा रेट ही सही, पर 500 क्वांटिटी पर। मुझे इतना तो पता ना मैं किस बैंक में पैसा लगा रहा हूँ। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट बैंक, नंबर 1 बैंक, तो मुझे कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए ये आप देखिए। तो देखिए स्पेकुलेटिव मूव कहीं पे भी आ सकती है। चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि RBL बैंक के ऊपर मेरा कोई व्यू नहीं। अगर आपने शेयर लेके रखा है प्लीज़
आप अपना खुद का भी एनालिसिस करिए। मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। आने वाले अभी अभी और 20 दिन बाद आपको फिर से क्वार्टर के रिजल्ट आते दिखेंगे, तो चीज़ें आपको बहुत सारे शेयर्स में क्लियर होती दिखेंगी। यहाँ पर हम रोज़ बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा पीवीआर पर कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है भाई साहब, कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है यहाँ पर पीवीआर के ऊपर। ऐसी ना पीवीआर के जैसी कंपनी आई थी, आप सर्च करना एड लैब्स करके, उस शेयर को लॉन्च किया था 200-300-400 रुपए पे, शेयर का भाव पहुंचा दिया 1500-1600 की, स्क्रीन लगेंगी, बहुत कुछ होगा। आप देखना, एड लैब्स करके कंपनी थी, 2008 की कंपनी थी, आप चेक करना। उसके बाद क्या हुआ उसमें जी, स्क्रीन्स लगेंगी, सब कुछ होगा, बहुत बिजनेस होगा, ये होगा। आप मेरे को बताओ, पिछले 4 महीने से काम ही नहीं हो रहा, तो पैसा कैसे अभी जुलाई का में अच्छा आएगा? मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं, आप बात ध्यान से सुनते नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, एक ट्रेडिंग का व्यू हो सकता है, ट्रेडिंग व्यू होता है एक दिन का, मार्केट में मोमेंटम है, आप ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म व्यू कभी भी नहीं होगा। इंडिगो जैसे शेयर में, स्पाइस जेट शेयर में कभी भी नहीं होगा। होटल इंडस्ट्री पे अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के करके आप ट्रैवल नहीं करेंगे कहीं पे। तो ये सारे शेयर्स को प्लीज़ इंडस्ट्री में आप थोड़ा सा अपने आप को भी समय दें, चीज़ों को करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, आपको बहुत कुछ राय अपने आप से मिलेंगी, राइट? आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। एक बेल आइकन आती है, इसे प्रेस कर दे, एक सब्सक्राइबर का बटन होगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जितने भी और एनालिसिस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।